नमस्कार। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यह है मॉड्यूल 3, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान। आज के समय में बैंक और मोबाइल के जरिए पैसा संभालना बहुत आसान हो गया है, लेकिन सुविधा के साथ साथ सुरक्षा की समझ होना भी उतना ही जरूरी है। इस मॉड्यूल में हम बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे। आइए शुरू करें। अब समझते हैं, बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे पैसे जमा करने यानी डिपॉजिट करने और लोगों को लोन देने का लाइसेंस मिलता है। जमा और अनदो आइकन दिए हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसी पैसे से जरूरतमंद लोगों को ऋण देता है। बैंक कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। 1. पैसा सुरक्षित रखना। 2. ऋण देना। 3. मुद्रा विनिमय। 4. संपत्ति और धन प्रबंधन। और 5. सुरक्षित लॉकर सुविधा। बैंकों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 1. वाणिज्यिक बैंक। 2. ग्रामीण बैंक। 3. रिटेल बैंक। 4. सहकारी बैंक। 5. विकास बैंक और 6. विशेष बैंक। अधिकांश देशों में बैंक सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में सभी बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार काम करते हैं। अब समझते हैं, बैंकिंग आपके लिए क्यों मायने रखती है। सबसे पहले सुरक्षा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। आपकी मेहनत की कमाई बैंक में सुरक्षित रहती है। घर में नकद पैसा रखना, ऐसे चोरी या खो जाने का खतरा रहता है, जबकि बैंक में पैसा रखने पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। दूसरा लाभ है धन बढ़ता है, पूंजी में वृद्धि होती है। बैंक आपकी बचत पर ब्याज देता है। इसका मतलब है आपका पैसा समय के साथ अपने आप बढ़ता रहता है। आसान मनी ट्रांसफर। बैंकिंग से पैसा भेजना और पाना आसान हो जाता है। आप परिवार को तुरंत पैसा भेज सकते हैं या कहीं से भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हर बार बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। विविध बैंकिंग लाभ। अपनी बैंकिंग का एक और बड़ा फायदा है विविध बैंकिंग लाभ। सरकारी पेंशन, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। इसलिए बैंकिंग सिर्फ पैसा रखने का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नींव है। अब एक जरूरी सवाल समझते हैं, आखिर बैंक में पैसे बचाना इतना जरूरी क्यों होता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला कारण है सुरक्षित पैसा। एक सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निगरानी में चलते हैं, मतलब आपका पैसा भरोसेमंद जगह पर रहता है। दूसरा कारण है पूरी सुरक्षा व्यवस्था। दूसरी बड़ी वजह है पूरी सुरक्षा व्यवस्था। बैंक में पासबुक, एटीएम पिन और डिजिटल सुरक्षा होती है। इसलिए घर में नकद रखने की तुलना में चोरी या गुम होने का डर बहुत कम हो जाता है। तीसरा कारण है जमा करने का कोई शुल्क नहीं। अब तीसरी अच्छी बात सुनिए, बचत खाता खोलना और उसमें पैसा जमा करना ज्यादातर मामलों में बिल्कुल मुफ्त होता है, यानी पैसा जमा करने के लिए आपको अलग से कुछ देना नहीं पड़ता। चौथा कारण है पैसा बढ़ता भी है। चौथी और बहुत जरूरी बात, पैसा बढ़ता भी है। बैंक में रखा पैसा खाली नहीं बैठा। समय के साथ उस पर ब्याज मिलता है, जिससे आपकी बचत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पांचवा कारण है जरूरत के समय तुरंत पैसा। अब सोचिए, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बैंक से एटीएम, बैंक शाखा या मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। छठा कारण है परिवार और भविष्य की सुरक्षा। और सबसे अहम बात, परिवार और भविष्य की सुरक्षा। बैंक में की गई बचत से बच्चों की पढ़ाई, इलाज और भविष्य की योजनाएं ज्यादा आसान हो जाती हैं। इसलिए याद रखिए, बैंक में पैसे बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं बचत बैंक खाता क्या होता है। ये सबसे आम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बैंक खाता है। बचत खाता किसके लिए होता है?
एफडी बचत बैंक खाता उन लोगों के लिए होता है जो अपनी मौजूदा आय में से थोड़ी थोड़ी राशि बचाकर रखना चाहते हैं, यानी आज की कमाई में से भविष्य के लिए पैसा अलग रखना। इसलिए कहा जाता है, बचत बैंक खाता सुरक्षित भविष्य की पहली सीढ़ी है। थोड़ा थोड़ा बचाकर बड़ा सहारा बनाया जा सकता है। अब सवाल आता है, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? चलिए इसे एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। योग्यता, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। बचत खाता वही व्यक्ति खोल सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। 18 वर्ष से कम उम्र के माइनर खाते के लिए पालक गार्डियन का नाम दर्ज करना जरूरी है। खाता संचालन, अब खाता कैसे चलाया जाएगा यह भी जरूरी है। आप चाहें तो अकेले अपना खाता खोल सकते हैं या संयुक्त खाता यानी 2 लोगों के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है। प्रारंभिक जमा राशि कितनी होनी चाहिए? खाता खोलते समय थोड़ी सी रकम जमा करनी होती है। आमतौर पर यह राशि 1000 रुपया से 5000 रुपया के बीच होती है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। न्यूनतम बैलेंस। कुछ खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे जनधन खाता, यानी खाते में शून्य बैलेंस होने पर भी खाता चालू रहता है। ब्याज दर। बचत खाते पर बैंक ब्याज भी देता है। ब्याज की दर आरबीआई के नियमों के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए समय समय पर बैंक से जानकारी लेना जरूरी होता है। चेक और एटीएम सुविधा। चेकबुक की सुविधा खाते के प्रकार पर निर्भर करती है। साथ ही एटीएम या डेबिट कार्ड आमतौर पर बिना शुल्क जारी किया जाता है, लेकिन बाद में कुछ सेवाओं पर शुल्क लग सकता है। स्टेटमेंट और पासबुक। खाते का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक आपको पासबुक या स्टेटमेंट प्रदान करता है, जिससे आपको पता चलता रहता है कि कितना पैसा आया और गया। जमा और निकासी नियम। 1 महीने में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन निकासी आमतौर पर अधिकतम 4 बार की जा सकती है, जिसमें एटीएम से निकासी भी शामिल है। नॉमिनी सुविधा। और सबसे जरूरी बात, नॉमिनी सुविधा, यानी अगर भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके खाते का पैसा सुरक्षित रूप से आपके परिवार को मिल सके। इस तरह कुछ आसान शर्तों के साथ बचत खाता खोलना बहुत सरल और सुरक्षित है, और यही खाता आपके सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बनता है। अब बात करते हैं अपना बैंक खाता कैसे खोलें। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बस कुछ छोटे छोटे कदमों को सही तरह से अपनाना होता है। पहला कदम, दस्तावेज इकट्ठा करें। सबसे पहला कदम है दस्तावेज इकट्ठा करना। अपना आधार कार्ड नज़दीकी बैंक शाखा में साथ लेकर जाएं। पैन कार्ड मददगार होता है, लेकिन बुनियादी या जनधन खाते के लिए यह हमेशा जरूरी नहीं होता। दूसरा कदम, आवेदन पत्र भरें। बैंक का कर्मचारी खाता खोलने का फॉर्म भरने में आपकी पूरी मदद करता है। अगर कोई सवाल हो तो घबराएं नहीं, बैंक कर्मचारी आपकी सहायता के लिए वहीं मौजूद रहते हैं। तीसरा कदम, पहले मिनिमम राशि जमा करें। अपना नया खाता सक्रिय करने के लिए एक छोटी सी राशि जमा करनी होती है, आमतौर पर 100 रुपया, और इससे अधिक होती है कुछ किस्सों में नहीं, या उससे अधिक जमा करने से खाता चालू हो जाता है। चौथा कदम, बैंकिंग किट प्राप्त करें। अंत में आता है बैंकिंग किट प्राप्त करना। कुछ ही दिनों में आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और बैंकिंग शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके बाद आप आसानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो देखा आपने, बैंक खाता खोलना बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी जानकारी और सही कदमों के साथ आप भी बैंकिंग की दुनिया से जुड़ सकते हैं। अब हम समझेंगे बैंक खाता खुलने के बाद आपको कौन कौन से बैंकिंग उपकरण मिलते हैं और उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। इसे ही हम बैंकिंग किट कहते हैं। पहला, एटीएम और डेबिट कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड की। इस कार्ड की मदद से आप एटीएम मशीन से कभी भी नकदी निकाल सकते हैं। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और बिना नकद के दुकानों से खरीदारी भी कर सकते हैं।
ध्यान रखें, आपका एटीएम या डेबिट कार्ड सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है, इसलिए पिन किसी को न बताएं। दूसरा, पासबुक। अब बात करते हैं पासबुक की। पासबुक एक छोटी सी किताब होती है जिसमें आपके खाते का पूरा हिसाब लिखा होता है। कब पैसा जमा हुआ, कब निकला और कितना आप बैलेंस बचा, सब कुछ पासबुक में दर्ज रहता है। समय समय पर बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराते रहें ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। तीसरा, चेकबुक। तीसरा महत्वपूर्ण उपकरण है चेकबुक। चेकबुक का उपयोग बड़े या आधिकारिक लेन देन के लिए किया जाता है। जब आपको किसी व्यक्ति या संस्था को सुरक्षित तरीके से भुगतान करना हो तो चेक का उपयोग किया जाता है। चेक से भुगतान करने पर बड़ी मात्रा में नकदी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सुरक्षा भी बनी रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक ये तीनों आपकी बैंकिंग किट के सबसे ज़रूरी हिस्से हैं। इनका सही और सुरक्षित उपयोग आपको आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग की सुविधा देता है। अब हम समझेंगे कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कार्ड किस काम के लिए सही रहता है। आमतौर पर 3 तरह के कार्ड होते हैं: प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। चलिए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है प्रीपेड कार्ड। इस कार्ड में आप पहले से जितना पैसा डालते हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कार्ड में 1000 रुपये डाले हैं तो आप 1000 रुपये तक ही खर्च कर पाएंगे। पैसा खत्म हो जाए तो कार्ड को फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। यह कार्ड नियंत्रित खर्च और बजट बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। ये कार्ड सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। आपके खाते में जितना पैसा है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप एटीएम से नकद निकाल सकते हैं और रोज़मर्रा की खरीदारी भी कर सकते हैं। इसलिए डेबिट कार्ड दैनिक लेन देन और एटीएम उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड। इसमें आप पहले खरीदारी करते हैं और बाद में तय तारीख तक बैंक को भुगतान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर समय पर भुगतान नहीं किया तो सालाना लगभग 6% तक ब्याज लग सकता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी आय स्थिर हो और भुगतान समय पर करने की आदत हो। आपको कई बार रुपे कार्ड भी मिलता है। रुपे भारत का अपना कार्ड नेटवर्क है जिसे पूरे देश में स्वीकार किया जाता है। आजकल ज़्यादातर बैंक रुपे डेबिट कार्ड देते हैं। तो याद रखें, सेली प्रीपेड कार्ड सीमित खर्च के लिए, सिवी डेबिट कार्ड रोज़मर्रा के काम के लिए, सिवली क्रेडिट कार्ड समझदारी और समय पर भुगतान के साथ। सही कार्ड का चुनाव आपको सुरक्षित और समझदार बैंकिंग सिखाता है। अब हम समझेंगे बैंक में पैसे जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चाहे आप नकद पैसा जमा कर रहे हों या चेक के ज़रिए, ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। 1. लेन देन की तारीख। सबसे पहले आता है लेन देन की तारीख। जिस दिन आप पैसा बैंक में जमा करते हैं वही तारीख स्लिप या फॉर्म में सही लिखना ज़रूरी होता है। इससे ये साफ रहता है कि पैसा कब जमा किया गया था। 2. खाता धारक का नाम। दूसरा है खाता धारक का नाम। यहाँ यह पहचान ज़रूरी है कि पैसा किस व्यक्ति के खाते में जमा किया जा रहा है। नाम सही लिखने से गलती की संभावना कम हो जाती है। 3. बैंक खाता संख्या। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बैंक खाता संख्या। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही खाते में ही जाए, इसलिए खाता संख्या ध्यान से और साफ लिखें। 4. शाखा का नाम। एक से बाद आता है शाखा का नाम, यानी आप किस बैंक शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं उसका नाम यहाँ दर्ज किया जाता है। इससे बैंक को लेन देन का स्थान समझने में आसानी होती है। 5. राशि विवरण। एकरा सब बात करते हैं राशि विवरण की। अगर आप नकद और चेक दोनों जमा कर रहे हैं तो उनकी राशि अलग अलग लिखना ज़रूरी है। इससे बैंक में पैसा गिनने और दर्ज करने में पारदर्शिता रहती है। पैसा जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक आपको एक रसीद देता है। यह रसीद आपके लेन देन का प्रमाण होती है, जिसमें
सभी विवरण बैंक कर्मचारी द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित होते हैं। इस रसीद को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखें, सही जानकारी भरने से आपका पैसा सुरक्षित रूप से सही खाते में जमा होता है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब हम सीखेंगे बैंक खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया। जब भी आपको अपने बैंक खाते से नकद पैसे निकालने की जरूरत होती है, तो आपको एक निकासी पर्ची भरनी होती है। निकासी प्रक्रिया। पैसे निकालते समय यह बहुत जरूरी है कि आप सही और पूरी जानकारी निकासी पर्ची में भरें। इससे बैंक कर्मचारी बिना किसी गलती के आपको पैसा दे पाते हैं। मुख्य आवश्यकताएं। 1. निकासी की वर्तमान तारीख। सबसे पहले निकासी की आज की तारीख लिखें। इससे यह स्पष्ट होता है कि पैसा किस दिन निकाला जा रहा है। 2. खाता धारक का नाम। इसके बाद खाता धारक का नाम लिखें, यानी जिस व्यक्ति के खाते से पैसा निकाला जा रहा है उसका नाम। 3. बैंक खाता संख्या। अब लिखें बैंक खाता संख्या। यह सबसे जरूरी जानकारी होती है, क्योंकि इसी से यह तय होता है कि पैसा सही खाते से ही निकले। 4. हस्ताक्षर। इसके बाद अपने हस्ताक्षर करें। यह इस बात की पुष्टि होती है कि पैसा निकालने की अनुमति आपने स्वयं दी है। शाखा का नाम और कोड। यहाँ बैंक शाखा का नाम और कोड लिखा जाता है ताकि बैंक को ये पता रहे कि निकासी किस शाखा से की जा रही है। निकालने की राशि। अंत में वह राशि लिखें जो आप बैंक से निकालना चाहते हैं। राशि को ध्यान से और साफ-साफ लिखें ताकि कोई गलती न हो। जब आप पूरी पर्ची भरकर बैंक काउंटर पर देते हैं तो बैंक कर्मचारी आपके हस्ताक्षर अपने रिकॉर्ड से मिलान करते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि आपकी राशि पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो याद रखें, सही जानकारी, सही हस्ताक्षर और थोड़ी सावधानी से बैंक से पैसे निकालना बहुत आसान और सुरक्षित होता है। अब हम बात करेंगे आपकी पासबुक की। पासबुक सिर्फ एक किताब नहीं होती, बल्कि आपके बैंक खाते का पूरा हिसाब किताब होती है। लेन देन की तारीख। सबसे पहले पासबुक में लेन देन की तारीख दी होती है। इससे आपको पता चलता है कि किस दिन आपके खाते में पैसा जमा हुआ या निकाला गया। संक्षिप्त विवरण। इसके बाद होता है संक्षिप्त विवरण। यह एक छोटी सी जानकारी होती है जो बताती है कि लेन देन किस प्रकार का था, जैसे नकद जमा, चेक क्लियरेंस या पैसे का ट्रांसफर। राशि विवरण। अब आता है राशि विवरण। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कितना पैसा डेबिट हुआ यानी निकला और कितना पैसा क्रेडिट हुआ यानी जमा हुआ। इससे आप किसी भी समय अपने खाते की शेष राशि आसानी से समझ सकते हैं। याद रखें, पासबुक को समय समय पर बैंक में अपडेट कराना बहुत जरूरी है। इससे आपका रिकॉर्ड सही रहता है और किसी भी गलती या गड़बड़ी से आप समय रहते बच सकते हैं। अगर आप अपनी पासबुक को समझते हैं तो आप अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। अब तक हमने बचत खाते के बारे में जाना, लेकिन बैंक सिर्फ बचत खाता ही नहीं, अलग अलग जरूरतों के लिए और भी कई प्रकार के जमा खाते उपलब्ध कराता है। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। किसी को घर के लिए बचत करनी होती है, किसी को बच्चों के भविष्य के लिए और किसी को बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से बैंक अलग अलग जमा योजनाएं चलाते हैं। इन खातों में आमतौर पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन पैसा निकालने पर कुछ शर्तें होती हैं। 1. रिकरिंग डिपॉजिट। एक सबसे पहले है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी खाता। इसमें हर महीने एक तय राशि जमा की जाती है। जब समय पूरा होता है तो आपको जमा की गई पूरी राशि ब्याज के साथ मिल जाती है। यह खाता नियमित बचत की आदत बनाने के लिए बहुत अच्छा है। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी खाता। इसमें एकमुश्त रकम एक तय समय के लिए जमा की जाती है। समय पूरा होने पर वही पैसा ब्याज के साथ वापस मिलता है। एफडी उन लोगों के लिए सही है जिनके पास एक साथ कुछ बचत उपलब्ध हो। 3. टर्म डिपॉजिट। तीसरा है टर्म डिपॉजिट। इसमें भी पैसा एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर पैसा समय से पहले निकाला जाए तो ब्याज कम मिल सकता है।
इसलिए ये खाता लंबी योजना के लिए बेहतर माना जाता है। 4. पेंशन और अंत में है पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है बुढ़ापे में नियमित आय देना, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे। तो याद रखें, हर जमा खाता अलग उद्देश्य के लिए होता है। अपनी ज़रूरत, समय और लक्ष्य के अनुसार सही खाता चुनना ही समझदारी है। जब आप बैंक में एफडी यानी सावधि जमा करते हैं, तो बैंक आपको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देता है, एफडी रसीद। यह रसीद आपके निवेश का आधिकारिक प्रमाण होती है। जमा संख्या। सबसे पहले रसीद पर होती है जमा संख्या। यह आपकी एफडी की एक अलग पहचान होती है, जिससे बैंक आपके एफडी खाते को पहचानता है। समय अवधि। इसके बाद आती है समय अवधि, यानी आपने पैसा कितने समय के लिए लॉक किया है, जैसे कुछ महीने या कुछ साल। जमा राशि। अब देखें, जमा राशि यह वह मूल रकम है जो आपने एफडी में निवेश की है। परिपक्वता मूल्य, मैच्योरिटी अमाउंट। और सबसे महत्वपूर्ण है परिपक्वता मूल्य, यानी जब एफडी की अवधि पूरी होगी तब आपको ब्याज सहित कुल कितनी राशि मिलेगी। रसीद के अन्य विवरण। एफडी रसीद में अन्य जरूरी जानकारी भी होती है, जैसे खाता संख्या, जमाकर्ता का नाम, अवधि, ब्याज दर, शाखा का नाम, तारीख और अधिकृत हस्ताक्षर। ये सभी विवरण रसीद को वैध और सुरक्षित बनाते हैं। याद रखें, एफडी रसीद सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपके निवेश का प्रमाण होती है, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर बैंक में दिखाने के लिए संभाल कर रखें। आज के समय में पैसे का लेन-देन सिर्फ नकद से ही नहीं, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट के जरिए भी किया जाता है। इसी को कहा जाता है ई पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। ई पेमेंट का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा के लिए पैसे का भुगतान करना। इसके लिए मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल समझ होना जरूरी है। यूपीआई ऐप्स। सबसे आसान तरीका है यूपीआई ऐप्स, जैसे फोनपे, गूगल पे और भाइम। इन ऐप्स से आप सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी की मदद से तुरंत पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बैंक की लंबी जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं होती। क्यूआर कोड स्कैन। दुकान पर भुगतान करने के लिए बस अपने मोबाइल का कैमरा खोलिए, दुकानदार के क्यूआर कोड को स्कैन न कीजिए, राशि दर्ज कीजिए और भुगतान कर दीजिए। यह तरीका तेज, सरल और संपर्क रहित होता है। बैंकिंग ऐप्स। इसके अलावा आप अपने बैंक का आधिकारिक मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऐप्स से आप 1. अपना बैलेंस देख सकते हैं, 2. पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, 3. बिलों का भुगतान कर सकते हैं, 4. और हर लेन देन की तुरंत एसएमएस अलर्ट प्राप्त करते हैं। भरोसा और सुरक्षा। ई पेमेंट सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सुरक्षित, आसान और समय बचाने वाला तरीका है। बस अपनी जानकारी सुरक्षित रखें और सोच समझकर डिजिटल भुगतान करें। आज बैंक का काम करने के लिए हर बार बैंक की शाखा जाना जरूरी नहीं है। अब बैंक आपके मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में उपलब्ध है। मोबाइल बैंकिंग। पहले बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की। मोबाइल बैंकिंग में आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप यात्रा कर रहे हों, घर पर हों या बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। इसके लिए आप गूगल पे, फोनपे या अपने बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग खास तौर पर तुरंत भुगतान और रोजमर्रा के लेन-देन के लिए बहुत उपयोगी है। ऑनलाइन बैंकिंग। अब समझते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके लिए ब्राउज़र में अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट खोलकर लॉगिन किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में वही सुविधाएं मिलती हैं जो मोबाइल बैंकिंग में होती हैं, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करना, बैलेंस देखना और बिल भरना। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ डिवाइस अलग है, सुविधा और सुरक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है। नीचे दिए गए बॉक्स के अनुसार एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग दोनों से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं
चेटी और बिल भर सकते हैं, लेकिन नकद पैसा जमा करने या निकालने के लिए आपको एटीएम या बैंक शाखा जाना ही होगा। इसलिए सुविधा के अनुसार मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करें और बैंकिंग को आसान और सुरक्षित बनाएं। अब हम एक बहुत ज़रूरी विषय समझेंगे, वित्तीय धोखाधड़ी। जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपको धोखा देकर आपका पैसा या आपकी निजी जानकारी गलत तरीके से ले ले, तो उसे वित्तीय धोखाधड़ी कहा जाता है। भारत में आम वित्तीय धोखाधड़ी। भारत में आजकल कुछ धोखाधड़ियां बहुत आम हो गई हैं, जैसे 1. फर्जी कॉल, जो खुद को बैंक या केवाईसी अधिकारी बताते हैं। 2. ओटीपी या यूपीआई से जुड़ी धोखाधड़ी। 3. लॉटरी या इनाम का लालच। 4. फर्जी निवेश स्कीम। 5. और नकली बीमा या लोन एजेंट। ये सभी अलग अलग तरीके हैं लोगों को फंसाने के। धोखाधड़ी कैसे होती है? धोखाधड़ी करने वाले अक्सर एक ही तरीका अपनाते हैं। 1. वे डर दिखाते हैं। 2. लालच देते हैं। 3. जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाते हैं। 4. और खुद को सरकारी या बैंक अधिकारी बताकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जल्दी करवाया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। धोखाधड़ी से कैसे बचें? अब सबसे ज़रूरी सवाल, हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें? कुछ आसान नियम याद रखें। OTP किसी को भी न दें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। कॉल पर बैंक की जानकारी साझा न करें। और केवल भरोसेमंद ऐप या एजेंट का ही उपयोग करें। डिजिटल सुरक्षा 5 क्रोएशियाई कोने नियम। डिजिटल सुरक्षा के लिए ये 5 नियम हमेशा अपनाएं। ए. मजबूत पासवर्ड रखें। यूपीआई पिन को गुप्त रखें। फ़ोन को लॉक रखें। SMS और ईमेल ध्यान से पढ़ें। और अपने ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। सरल संदेश आखिर में, एक बहुत सरल बात, 1. लालच में न आए। 2. डर में फैसला न लें। और याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप सतर्क हैं, जानकारी रखते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो कोई भी धोखाधड़ी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डिजिटल भुगतान हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही नुकसान भी करा सकती है। इसलिए आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो आपको डिजिटल भुगतान के साथ सुरक्षित रखेंगी। 1. इन्हें कभी साझा न करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अपनी गोपनीय जानकारी कभी किसी के साथ साझा न करें। आपका एटीएम पिन, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, बैंक पासवर्ड या कार्ड का CVV नंबर सिर्फ आपके लिए है। याद रखें, कोई भी बैंक कर्मचारी कभी ये जानकारी नहीं मांगता। 2. संदिग्ध कॉल्स को नज़रअंदाज करें। अगर कोई आपको कॉल करे और खुद को बैंक कर्मचारी बताए और आपसे पर्सनल जानकारी पूछे, तो सावधान हो जाए। ऐसी स्थिति में अब फ़ोन तुरंत काट दें। वापस कॉल न करें। और बैंक पासवर्ड या OTP कभी न बताएं। 3. केवल विश्वसनीय ऐप्स का इस्तेमाल करें। डिजिटल भुगतान के लिए हमेशा भरोसेमंद ऐप ही इस्तेमाल करें। ऐप्स को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ध्यान दें, भुगतान ऐप पर RBI का अप्रूवल मार्क होना चाहिए। अनजान लिंक या बाहर से भेजे गए ऐप कभी इंस्टॉल ना करें। 4. अपना फ़ोन लॉक रखें। आपका मोबाइल फ़ोन ही आपकी बैंकिंग की चाबी है, इसलिए फ़ोन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लॉक से सुरक्षित रखें। अगर फ़ोन कहीं खो भी जाए, तो आपका बैंकिंग ऐप सुरक्षित रहेगा। याद रखें, 1. जल्दीबाजी न करें। 2. लालच में न आए। 3. और हर लेन देन से पहले 2 बार सोचें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर कभी आपके साथ बैंक, UPI या डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी हो जाए, तो घबराइए नहीं, लेकिन 1 मिनट भी बर्बाद न करें। अगर धोखाधड़ी हो जाए तो क्या करें? सबसे पहला कदम, तुरंत अपने बैंक को सूचना दें। अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत कॉल करें और बताएं कि धोखाधड़ी हुई है। 1930 पर कॉल करें, सबसे ज़रूरी टीम। इसके बाद तुरंत 1930 पर कॉल करें। 1930 भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन है। यहाँ जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करें, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आपका पैसा रोका या वापस मिल सके। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है cybercrime.egov.in। यहाँ पूरी जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज करें। तुरंत सुरक्षा कदम उठाएं। धोखाधड़ी के बाद सबसे जरूरी है अपने खाते को सुरक्षित करना। अगर बैंक या यूपीआई फ्रॉड हुआ है तो अपने बैंक के कस्टमर केयर पर तुरंत कॉल करें और खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं। यूपीआई ऐप में रिपोर्ट फ्रॉड विकल्प। अगर आपने यूपीआई ऐप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या भाइम इस्तेमाल किया है तो ऐप के अंदर पाथ फ्रॉड विकल्प का तुरंत उपयोग करें। ज़रूरी सलाहें 15 ध्यान रखें। धोखाधड़ी होते ही पहले 1 घंटे के अंदर 1930 पर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी रिपोर्ट करने से पैसे वापस मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें, 1 आप अकेले नहीं हैं। 2 मदद उपलब्ध है। 3 और सही समय पर सही कदम बहुत फर्क पड़ता है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तक आपने बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी बातें सीख ली हैं। अब सवाल है, अगला कदम क्या? एक खाता खोलने का अभ्यास करें। सबसे पहला कदम, अभ्यास। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ भूमिका निभाइए। सोचिए, आप बैंक गए हैं, खाता खोलना है। अभ्यास करें। 1 कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? 2 बैंक आपसे कौन सी जानकारी पूछेगा? 3 और आपको क्या क्या भरना होगा? अभ्यास से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 2 सोचें और चर्चा करें। अब जरा सोचिए, अगर 5,000 रुपये आपके पास हों तो क्या उन्हें घर पर डिब्बे में रखना ज़्यादा सुरक्षित है या बैंक खाते में? क्यों? अपने समूह के साथ इस पर खुलकर चर्चा करें। सही जवाब से ज़्यादा ज़रूरी है सही सोच। 3 जो सीखा उसे दोहराएं। अब खुद को एक छोटा सा टेस्ट दीजिए। क्या आप बता सकते हैं? 1 बैंकिंग के 2 फायदे। 2 खाता खोलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? 3 यूपीआई क्या है? 4 और 2 डिजिटल सुरक्षा टिप्स। अगर हाँ तो आप सच में सीख चुके हैं। याद रखें, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान आपको स्वतंत्रता, सुरक्षा और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण देते हैं। डरने की जरूरत नहीं। सीखते रहिए, पूछते रहिए और सही फैसले लेते रहिए। आप जरूर सफल होंगे।